आज की कहानी राजस्थान के रेगिस्तानों से है, जिसकी मिट्टी में बहुत सारी कहानियां गड़ी हुई हैं, जिसकी हवा में एक खामोशी पर एक फुसफुसाहट सी है। और वहाँ है एक घर जो आपको किसी नक्शे पे नहीं मिलता, जिसमें बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। कहानियां गर्व से लेकर डर तक की। ये कहानी है वंश भवन की। एक ऐसा घर जो अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी चुप्पी से बोलता है। बात है 5 अक्टूबर 1987 की। राघव नाम का एक नौजवान आदमी जो अपने अर्ली 30s में होगा, वो अपने गांव आता है काफी सालों के बाद, बेरा विलेज में। यहाँ की हवा में कुछ भारीपन सा है और यहाँ पर वो आने के बाद देखता है कि लोग उससे नजरें चुरा रहे हैं। वो उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि वो दिखने में कुछ बुरा था, दिखने में अच्छा खासा था, पर लोग उससे नजरें चुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। और किसी से वो बात करना चाहता तो लोग उससे बात नहीं कर रहे थे। और फाइनली जब एक आदमी ने उससे कुछ बात करी तो उसने कहा कि जो मर चुके हैं उन्हें आराम करने दो। बट राघव को जवाब चाहिए थे, खासकर अपने बाबा के आखिरी कॉल के बाद। असल में उसके पिताजी की मौत कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। राघव के बाबा ने अपने आखिरी कॉल में राघव को चेतावनी दी थी कि बेटा, अगर तुम वहां गए तो ना कुछ सुनना, ना कुछ बोलना, ना कोई जवाब देना। राघव जब किसी तरीके से पूछते पूछते इस हवेली तक पहुंचा तो उसने हवेली का दरवाजा पुरानी चाबी से खोला एंड उसने देखा कि यहाँ पर नीम के पत्तों की स्मेल आ रही है और सारी चीजें अभी भी अनटच्ड हैं। मतलब जो जैसा था एकदम वैसा ही छोड़ा हुआ है, बस धूल मिट्टी जमा हो चुकी है। मतलब टेबल 4 लोगों के लिए सेट है पर वहां पर रहता कोई नहीं है। और घड़ी बंद है पर एकदम एग्जैक्ट 3:33 पर। ये सब राघव को थोड़ा सा और लगा, पर वो काफी थक चुका था और शाम होते होते वो थोड़ा अपना एक कमरा सेट करके वहां रेस्ट करने चला गया। कुछ देर उसको आराम करते हुए हुई थी तो उसी समय हल्की सी दरवाजा खुलने की आवाज सी आई। जैसे पुराने दरवाजों में से आवाज आती है वैसे आवाज सी आई और एक हल्की सी हंसी सुनाई थी, जो ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर से कोई हंस रहा है। राघव थोड़ा सतर्क हुआ और उसने इधर उधर देखा, हेलो कोई है? पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। राघव ने इस सबको अपना एक वहम समझा और उसके अलावा उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो भी इस बात को इग्नोर करके सो गया। अगले दिन वो अपने बाबा की डायरी देख रहा था और उस डायरी में एक लाइन लिखी थी जो उसको थोड़ी अजीब और समझ नहीं आई उसको। उसमें लिखा था कि वो शब्दों से नहीं बोलती, वो जो लेती है उन चीजों के द्वारा बोलती है। पढ़ते पढ़ते उसको फिर एकदम से एक आवाज आई, जैसे छोटा सा बच्चा रो रहा हो। राघव फिर चौकन्ना हो गया और एकदम से वो रोने की आवाज चुप हो गई। राघव बोला, कौन है वहां? फिर उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ घसीटे जाने की आवाज आने लगी। राघव अब डर चुका था। वो समझ चुका था कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। एंड यूं तो प्रोफेशन से वो एक हिस्टोरियन है, पढ़ा लिखा बंदा है, पर वो इन सब चीजों में विश्वास करने लगा था जैसे यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन राघव इन सब चीजों के बारे में और जानने के लिए और अपने घर के इतिहास को जानने के लिए आसपास पता करने लगा। और क्योंकि अब वो इन सब चीजों से डर रहा था तो वो अल्टीमेटली एक मंदिर पे रुका। वहां पर एक औरत आई जो उनसे बोली, साहब ये घर छोड़ दो, आपके खानदान का खून वहां काला है। राघव क्या था, खून काला है मतलब? आखिरकार उस औरत ने उस घर के बारे में और राघव के खानदान के बारे में सारे राज खोले। आपके परदादाजी इस गांव के मुखिया हुआ करते थे। गांव के जो भी बड़े बड़े फैसले होते थे वो आपके परदादाजी ही लिया करते थे और इस गांव का जो भी अनाज होता था वो उन्हीं के पास रहता था और वो पूरे गांव में बांटा करते थे। पर वो इतने दयालु और अच्छे इंसान नहीं थे। और ये बात गांव वालों को ऐसे समय में पता लगी जब मौसम की वजह से सारी फसलें खराब हो गई और अनाज जो भी पैदावार हुई वो बहुत कम थी। मुखिया ने इस समय का बहुत ही बुरी तरीके से फायदा उठाया
अनाज की बोली लगाने लगे और जो ज्यादा पैसे देता सिर्फ उन्हीं को अनाज देते, गरीबों को दरकिनार कर दिया जाता था। इस सबसे गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे और भूखमरी फैल सी गई थी गांव में। तब एक औरत अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, जो कि पता नहीं कितने दिनों से भूखा था, किसी तरीके से चोरी छुपे उस जहां पर अनाज रखा हुआ था उस स्टोर में घुस गई और अनफॉर्चुनेटली मुखिया के पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया। मुखिया ने उसे माफ करने के बजाय उसको जिंदा दीवारों में चुनवाने का फैसला किया। और वो इतने पे नहीं रुका, उसने साथ ही साथ उस बच्चे को भी दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। राघव इस सबसे बहुत डर चुका था और उसको अपने इस इतिहास पे बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ चुका था कि गलती उसी के परिवार की है और इसका पश्चाताप भी उन्हें ही करना होगा, नहीं तो ये आज भी नहीं रुकेगा, ये सजा चलती ही रहेगी। तो राघव ने फैसला करा कि वो इस बारे में कुछ ना कुछ करेगा। सुबह के 3:33 हो रहे थे, वही समय जब घड़ी रुक जाया करती थी। राघव उस जगह पे गया जहां पर उस औरत और उस बच्चे को चुनवाया गया था और उसने वहां जाके चिल्लाया, मैं कबूल करता हूँ मेरे पूर्वजों से गलती हुई है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और आपकी मुक्ति के लिए जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, अपने पूर्वजों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। राघव बेचैन होकर चिल्लाता रहा और वो जमीन पर गिर गया चिल्लाते चिल्लाते, थक चुका था वो, पर वो रुका नहीं, वो फिर भी चिल्लाता रहा इसी उम्मीद में कि शायद कोई जवाब मिले, शायद ये सब बंद हो पाए। और उसी समय उसके कान के पास उसी औरत की फुसफुसाहट हुई। बहुत देर हो चुकी। वक्त बदला, कुछ साल बीते। 2 पुलिस वाले उसी एरिया से गुजर रहे थे। उन्होंने सुनी थी एक कहानी वंश भवन की, जहां पर एक बंदा बहुत मिस्टीरियसली गायब हो गया, उसका कुछ पता नहीं लगा। आपस में बात करते हुए वो कहते हैं कि अजीब सी बात है, एड्रेस के हिसाब से तो यहीं कहीं होना चाहिए था, पर यहाँ तो कोई घर नहीं है। इसी बात का रिप्लाई दूसरा उसका साथी करता है कि हाँ, पर लोकल भी कह रहे हैं यहाँ कभी कोई हवेली हुआ ही नहीं करती थी। उसी समय पहला बंदा फिर से कहता है, सर बट वो देखिए, वो वहाँ एक घड़ी पड़ी है। घड़ी में समय हो रहा था 3:33। घड़ी रुक गई। तो ये थी कहानी वंश भवन की, जिसने अपने अंदर कहीं कहानियां छुपा के रखी, कुछ गर्व की, कुछ डर की। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।